हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो चैनल है ये एक पार्ट है हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स चैनल का, सही है, जिसमें हम लोग हमारे प्यारे प्यारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए एक नया बैच लेकर आए हैं, जहां पे हम आप लोग को सारे के सारे सब्जेक्ट लेसन बाय लेसन, लेक्चर बाय लेक्चर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ताकि आपका हर लेसन का हर टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपके दिमाग में। सही बात है, ठीक है। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं 11th बायोलॉजी का, हमने स्टार्ट कर दिया था, दैट इज लेसन नंबर 5, जिसका नाम क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। सही है, सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हम लोग ने काफी सारी चीजें डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था सेल के बारे में। सही है, तो बहुत मजेदार हमारा ये लेसन है, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है इस लेसन को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग क्या कर दो, अपने सारे दोस्तों तक जिनको भी बायोलॉजी हार्ड लगते हैं ना, जो भी आपको आके बोलता है कि यार बायोलॉजी तो यार बोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत हार्ड है, उसको बताओ यार कि बायोलॉजी कितना इंटरेस्टिंग और कितना इजी सब्जेक्ट है। सही है, उन सब तक ये वीडियो पहुंचा देना, अपने सारे दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा देना, ठीक है। अपने सारे दोस्तों, कलीग, जितने भी आपके जहां पे भी ट्यूशन में फ्रेंड होंगे, स्कूल में फ्रेंड होंगे, सबको बता देना कि बायोलॉजी कितना आसान है। समझ में आ रही बात? अभिषेक सर बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं और बायोलॉजी बहुत ही आसान है, आप लोग एक बार वीडियो तो देखो। समझ में आई बात? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड कर दिया है, तो जिन बच्चों ने भी 2 लेक्चर नहीं देखा होगा पहले वाले, वो जरूर से देख लेना। सही है, पहले वाले लेक्चर में सेल क्या होता है, सेल का इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया था। बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। फिर मैंने आपको बताया था कि सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका प्रोकैरियोटिक सेल, एक आपका यूकैरियोटिक सेल। सही है, 2 प्रकार के सेल्स होते हैं बच्चों, एक है आपका प्रोकैरियोटिक सेल, एक है आपका यूकैरियोटिक सेल। अब दोनों अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो किंगडम मोनेरा में एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आया हुआ है आप लोग को? सही है। फिर जितने भी यूकैरियोटिक सेल है वो बाकी बचे हुए 4 किंगडम्स में एग्जिस्ट करते हैं। सही है, तो हम लोग ने लेक्चर नंबर 2 में प्रोकैरियोटिक को एकदम डिटेल में स्टडी कर लिया था। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब जान लिया था हम लोग ने लेक्चर नंबर 2 में। सही है, तो थोड़ा सा बड़ा लेक्चर था लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर था। एक बार बैठना, ठीक है, थोड़ा 1.5x स्पीड पे देख लेना अगर आप लोगों को स्लो लग रहा होगा, बट अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देखना वो लेक्चर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको उसमें हर एक चीज डिटेल बाय डिटेल बताई हुई है। सही है, आज से इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों यूकैरियोटिक सेल की कहानी। सही है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, एक एक स्ट्रक्चर को पकड़ पकड़ के उसे एकदम अच्छे से स्टडी करेंगे, एक एक चीज समझेंगे कि कौन सी चीज क्या है, किसका नाम क्या है। सही है, किसके नाम का क्या मतलब है, कौन सी सारी चीजें आज हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। तो आज की ये क्लास डेडिकेटेड है हमारे प्यारे से यूकैरियोटिक सेल को, ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी में भी यूकैरियोटिक सेल है, तो आप इनडायरेक्टली अपने बॉडी के सेल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हो। सही है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हमारा जो जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है अपने फोन में, तो जरूर से डाउनलोड कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। प्ले स्टोर के ऊपर जाना, वहां पे सर्च करना जेआर ट्यूटोरियल्स, तो आप लोग को फर्स्ट रैंकिंग में ही आपको ऐप मिल जाएगी, उसे डाउनलोड कर लो। अब इसके बेनिफिट क्या है, आप लोगों को वहां पे नोट्स मिलेंगे, मैं लिखवा के तो देता ही हूं, ठीक है, यहाँ पे भी जो चीजें वो मैं आप लोगों को देता ही रहता हूं, बहुत सारी चीजें मैं लिख के देता रहता हूं, फिर भी आप लोगों को वहां पे नोट्स मिलेंगे। जब आपका एग्जाम टाइम आएगा तो आपको मैं खुद अपनी तरफ से क्वेश्चन पेपर्स आपको बना के दूंगा, ठीक है। आप वो क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करके वहां पे उसके सॉल्यूशन अपलोड कर सकते हैं, जिससे मैं चेक करके आपको मार्क्स दे सकूं, ताकि आपको पता चल सके कि यार आपकी तैयारी कितनी हुई है, कितना आप रेडी हो आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। समझ में आ रही बात? और तो और अगर आपको डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट होना है, मुझसे कोई बातें करनी है, तो आप डायरेक्टली आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है। आपको जो भी बात करनी है, कोई डाउट होंगे तो आप वहां पे आके पूछ सकते हो। आपको अगर मुझे कोई फीडबैक देना है, सर आप इस तरीके से थोड़ा पढ़ाओ, ये चीजें थोड़ा सा ज्यादा बताओ, तो वो भी आप मुझे वहां पे आके बता सकते हो। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे आके मुझे अप्रिशिएट भी कर सकते हो, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखो, एक टीचर के लिए क्या जरूरी होता है, उनके बच्चों को हर एक चीज समझ में आए, बस, ठीक है, उनको उतना ही चाहिए। सही है, तो इस पे आना जरूर, और वहां पे मुझे फॉलो भी कर लेना, बहुत सारे बच्चे वहां पे मुझे फॉलो करके रखे हुए हैं। सही है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था बच्चों कि आखिरकार 2 प्रकार के सेल कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको बताया था, एक था आपका प्रोकैरियोटिक सेल और एक था आपका यूकैरियोटिक सेल, और ये वाला डायग्राम मैंने बनाया हुआ था लेक्चर नंबर 1 में, जो कि बहुत ही खिचमिच मच चुका है। सही है, तो आ जाओ यूकैरियोटिक सेल को, ये जो यूकैरियोटिक सेल है ना, इसको थोड़ा सा अलग से एकदम अच्छे से सीखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल हम लोग ने ऑलरेडी सीख रखा है, तो यूकैरियोटिक सेल को थोड़ा सा अलग से अच्छे से सीखेंगे कि आखिरकार इसके अंदर होता क्या क्या है।
चलो आ जाओ, तो बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। सबसे पहली बात कि यूकैरियोटिक सेल मिलता कहां कहां पे है, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में हमको यूकैरियोटिक सेल देखने के लिए मिलता है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि 5 किंगडम है टोटल। वापस मैं आप लोगों को बता रहा हूं, देखो हर एक लेक्चर में मैं आप लोग को चाहता हूं कि मैं चीजें थोड़ी सी बेसिक से शुरू करूं, ताकि जो बच्चा शायद उसने लास्ट वाली वीडियो ना देखी हो फिर भी उसे बहुत सारी चीजें समझ में आ जाए। सही है, तो यही मेरा मोटिव रहता है कि हर बच्चे को समझ में आ जाए। सही है, क्योंकि हर बच्चे की जो थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है वो शायद उतनी ना हो। सही है, अब मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, वो लेक्चर 2 दिन पहले आई होगी या 3 दिन पहले आई होगी, तो बच्चे लोग कुछ कुछ चीजें मिस कर दिए होंगे। तो वापस मैं आप लोगों को बेसिक से शुरू करवाता हूं ताकि आपको हर एक चीज दिमाग में फिट हो जाए, क्लियर आ जाए। सही है, तो अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल की बच्चों, या फिर अगर मैं बात करूं इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, तो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग ने 5 ग्रुप में बांट दिया था। उन ग्रुप्स को हम लोग ने किंगडम कहा था। ठीक है, तो सबसे पहला किंगडम था बच्चों किंगडम मोनेरा। सही है, अब ये सारे बच्चों को आने लगा होगा, सारे बच्चों को याद हो गया होगा। तो सबसे पहली किंगडम थी दैट इज किंगडम मोनेरा। नाउ सेकंड किंगडम इज किंगडम प्रोटिस्टा। सही है, फिर जो थर्ड किंगडम थी, थर्ड किंगडम इज किंगडम फंजाई। ठीक है, फोर्थ किंगडम इज किंगडम प्लांटेई। सही है, एंड our last and our favorite kingdom that is kingdom Animalia। सही है, जो कि हम लोग ने पढ़ा ना, हम लोग ने ये सारी चीजें हम लोग ने पढ़ रखी है। लेसन नंबर 2, 3, 4 क्या पढ़े थे हम लोग, यही सब पढ़ रहे थे। सही है, तो मैंने आपको बताया कि इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ऑर्गेनिज्म आप सोच सकते हो, सब के सब हम लोग ने डाल दिया किसके अंदर, इन 5 ग्रुप्स के अंदर डाल दिया। सिंपल सी बात है। अब हमको पता है कि सेल होते हैं भैया 2 प्रकार के, एक है आपका प्रोकैरियोटिक सेल, एक है आपका यूकैरियोटिक सेल। तो मैंने आपको बताया था इस दुनिया में जितने भी मोनेरा हैं सबके पास प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, दुनिया में जितने भी मोनेरा हैं सबके पास क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल हैं। सही है, तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब किससे बिलोंग करते हैं, किंगडम मोनेरा से। सही बात है, मतलब अगर किंगडम मोनेरा में किसी भी ऑर्गेनिज्म को रहना है तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि भैया आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल होना चाहिए। अगर आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है तो आप मोनेरा के पार्ट नहीं बन सकते। तो किंगडम मोनेरा में सारे के सारे सेल्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे क्या आते हैं, दैट इज प्रोकैरियोटिक। साथ ही साथ एक तो इनका ये प्रोकैरियोटिक वाला फीचर है, साथ ही साथ दूसरा फीचर है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे बच्चों यूनिसेलुलर हैं। वो सारे के सारे क्या हैं, यूनिसेलुलर, मतलब उनके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल है, एक ही सेल है। उनको जितनी भी अपनी एक्टिविटी करनी है, चाहे डाइजेशन ले लो, चाहे रेस्पिरेशन ले लो, चाहे एक्सक्रीशन ले लो, ठीक है, जितनी भी उनको एक्टिविटी करनी है सारी की सारी एक्टिविटी सिर्फ एक सिंगल सेल से होती है बच्चों। समझ में आ रही बात? दैट्स व्हाई दीज ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर। क्लियर है? तो हम लोग को एक बात पता चल गई कि किंगडम मोनेरा के बारे में कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे क्या है, सारे के सारे क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है उनके पास, और वो सेल क्या है, एक ही सेल है उनके बॉडी में। क्लियर है? समझ में आ गई बात? बाकी ऑर्गेनिजम्स को देखो, मोनेरा को छोड़ के बाकी के सारे ऑर्गेनिजम्स के पास बच्चों यूकैरियोटिक सेल है। समझ में आ रही बात? बाकी के सारे ऑर्गेनिजम्स के पास क्या है, यूकैरियोटिक सेल। मतलब प्रोटिस्टा हो गया, आपका फंगाई हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमेलिया हो गया, इन सबके पास कौन से सेल हैं, यूकैरियोटिक सेल। बस इस बेचारे मोनेरा के पास ही आपका क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, क्या नहीं होता, वो मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बता दिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस यूकैरियोटिक सेल के बारे में कि इसके पास कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी और एक्स्ट्रा चीजें ये बंदा लेके घूम रहा है, जो कि किसके किसके पास है, प्रोटिस्टा के पास है, फंजाई के पास है, किंगडम प्लांटी ऑर्गेनिज्म वालों के पास है, और एक्चुअली हमारे पास भी है। वी बिलोंग टू किंगडम एनिमेलिया ना, तो हमारे पास भी कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन सा सेल है, दैट इज यूकैरियोटिक सेल। सही है? फिर मैंने आपको बताया था जो प्रोटिस्टा है ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं, मतलब इनके पास यूकैरियोटिक सेल तो है बट सिर्फ और सिर्फ एक सेल है, बाकी के सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। सही बात है? तो ये हम लोग को पता चल गया। चलो हम लोग को इतनी चीजें पता चल गई कि आखिरकार यूकैरियोटिक सेल होता किस किस के पास है। समझ में आई बात? किसके किसके पास होता है? अगर आपसे कोई भी पूछे कि बताओ भैया यूकैरियोटिक सेल किसके किसके पास होता है, तो आपको क्या बोलना है, सर यूकैरियोटिक सेल प्रोटिस्टा के पास होता है, यूकैरियोटिक सेल फंजाई के पास होता है, यूकैरियोटिक सेल किंगडम प्लांटी के पास होता है, प्लांटी के जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, यूकैरियोटिक सेल किंगडम एनिमेलिया में होता है। सही बात है? तो ये आप लोग आंसर कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ एक्चुअल में देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल होता क्या है। तो मान लो मैं एक यहाँ पे एक बड़ा सा सेल बना रहा हूं, बड़ा सा स्ट्रक्चर बना रहा हूं, एंड इमेजिन दिस इज द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, इमेजिन दिस इज द यूकैरियोटिक सेल। इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर बना दिया है एंड दिस इज द यूकैरियोटिक सेल। एक्चुअल में जो यूकैरियोटिक सेल है वो 10 to 15 टाइम्स बड़ा होता है प्रोकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में। सही है? तो इसकी साइज काफी बड़ी होती है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। दिस इज द, जो मैंने अभी आपको इतना बड़ा सा बनाया है,
ठीक है, जो बड़ा सा भी मैंने इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है ऑरेंज करेंगे, ऑरेंज कलर का, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन, या फिर आप इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। ठीक है, अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये जो बड़ा सा मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, जो कि हर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के पास होता है। सही है। फिर मैंने आपको देखो याद करो, प्रोकैरियोटिक वाले में मैंने आपको पढ़ाया था कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास सेल मेम्ब्रेन तो है, साथ ही साथ उनके पास सेल वॉल भी थी, उनके पास ग्लाइकोकैलिक्स भी था। लेकिन इसके पास सेल वॉल होगी, बट कौन से ऑर्गेनिजम्स में होगी? सिर्फ किंगडम प्लांटे में होगी, किंगडम फंजाई में होगी। सही है। किंगडम एनिमेलिया में कोई भी सेल वॉल देखने के लिए नहीं मिलती। सही है। तो यूकैरियोटिक्स के पास, आपको क्या समझ में आया? यूकैरियोटिक्स के पास सेल वॉल हो भी सकती है, यूकैरियोटिक्स वाले ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल नहीं भी हो सकती है। दोनों पॉसिबिलिटीज है। सही है। किसमें होगी? देखो मैं बात करूं, अगर यूकैरियोटिक सेल की, ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में आप मैं बात करूं तो सेल वॉल हो भी सकती है, यानी ये विथ सेल वॉल भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये विदाउट सेल वॉल भी हो सकते हैं। मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल नहीं भी होगी और कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल हो भी सकती है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? किसके पास सेल वॉल होती है आप लोगों को पता होना चाहिए। किंगडम फंजाई में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास सेल वॉल होती है। किससे बनी हुई होती है? जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम पढ़ा था। ठीक है, लास्ट टाइम जो हम लोग ने पढ़ा था, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल में उनके पास भी सेल वॉल होती थी। सही है। अलग अलग स्ट्रक्चर से बनी। इनमें किसकी सेल वॉल है बच्चों? इनमें बनी है काइटिन की। इसकी सेल वॉल बनी हुई है काइटिन की। समझ में आ रही बात? ठीक है। सेल वॉल प्लांट्स में भी हो सकते हैं। प्लांट्स में बने होते मेनली सेलुलोज और पिक्टिन से, सेल्यूलोज प्लस पिक्टिन से। ठीक है, सेलुलोज पिक्टिन से सेल वॉल इनकी बनी हुई हो सकती है। किसमें होता है सेल वॉल? यूकैरियोटिक में बात कर रहा हूं मैं। फंजाई में हो सकता है, प्लांटे में हो सकता है। किसके पास नहीं होता? भैया हमारे पास नहीं होता, यानी एनिमल्स, जितने भी एनिमेलिया हैं उनके पास दे आर विदाउट सेल वॉल। क्लियर है? तो मैंने आपको क्या समझाया कि यहां पे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल हो भी सकती है और सेल वॉल नहीं भी हो सकती है। जिनके पास सेल वॉल होगा या तो वो फंगाई हो सकते हैं या तो प्लांटे। प्लांटे और फंगाई में आपको सेल वॉल देखने मिलेगा। फंगाई में काइटिन की और प्लांटे के अंदर आपको सेलुलोज और पेक्टिन की सेल वॉल देखने के लिए मिल रही है। बट किंगडम एनिमेलिया में यहाँ पे कोई भी सेल वॉल देखने के लिए नहीं मिलती। तो सेल वॉल हो भी सकती है और सेल वॉल नहीं भी हो सकती। ये चीज हम लोग को समझ में आ गई। फिर यहाँ पे कोई ग्लाइकोकैलिक्स जैसा स्ट्रक्चर देखने के लिए नहीं मिलता। मतलब सिर्फ एक ही सेल में यहाँ पे बना देता हूं, चलेगा? चलो, बहुत अच्छी बात है। किससे बनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? किससे बनी है? लिपो, देखो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड से बनी है। ठीक है, इससे बनी है, फॉस्फोलिपिड से बनी है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड की हमेशा बाई लेयर होती है। मैंने आपको बताया था ना, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है। देखो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ऊपर एक फॉस्फेट लगा रहता है और इसके नीचे ऐसे दो पैर लगे रहते हैं, ऐसे दो पैर लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये जो दो पैर हैं, ये पैर क्या है? दीज आर द लिपिड्स। ठीक है, ये जो दो पैर हैं ये क्या है? इसके लिपिड मॉलिक्यूल हैं। और ये ऊपर जो इसका मुंह लगा हुआ है, मुंह जैसा दिख रहा है ना, ये क्या है इसका? दिस इज द फॉस्फेट मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल है? फॉस्फेट मॉलिक्यूल। तो मैंने आपको बताया था कि जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोफिलिक होता है, उसको प्यार होता है पानी से। ठीक है, वही लिपिड को पानी से प्यार, लिपिड को तो डर लगता है पानी से, तो ये हाइड्रोफोबिक होता है। सही है, इसलिए ये हमेशा बाय लेयर फॉर्म करती है, मतलब कुछ ऐसे लेयर फॉर्म कर देती है। मतलब यहां से भी पानी से ये अटैच होगा, यहां से भी पानी से आपका फॉस्फोरस ही लड़ेगा, बीच में आपका जो लिपिड है वो सिक्योरली पड़ा रहेगा, जो भी किसी भी पानी के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा। सही है, तो ऐसे करके ये आगे चल के डबल लेयर फॉर्म कर देती है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड हमेशा बाय लेयर फॉर्म करती है और फॉस्फोलिपिड से ही आपकी क्या बनी हुई है? दैट इज सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब इसके बाद हमारे पास बच्चों मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती है। ठीक है, जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली होती है। इसका मतलब क्या है कि ऐसी सेल ऑर्गेनली जिसके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो अगर मैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली की बात करूं तो वो है इसका न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस इज ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। कुछ ऐसे देखो होता है, ऐसे बना है, कुछ ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। और ये कितना मेम्ब्रेन होता है? डबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे,
यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है आपका किसका, न्यूक्लियस का। अब आप लोग बोल रहे हो, सोच रहे होगे कि सर ये आपने डैश 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 करके क्यों बनाया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो एक्चुअल में बच्चों ये ऐसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पड़ी होती है और यहाँ से ये बंद होती है, ये दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ से बंद होती है और इसके बीच में कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, दीज आर द पोर्स। ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है ना, दीज आर द पोर्स, छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं आपके इस न्यूक्लियस के बीच में, सही है। सो दिस इज द डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, आपकी डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें से जो सबसे ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, ये ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। सिंपल सा नाम है इसका, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, अंदर वाली, इस अंदर वाली मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इनर मेम्ब्रेन, सही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन। तो बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन, इतना समझ में आ गया। अब इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, इसके अंदर हमारे क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं कुछ इस शेप में, ठीक है। इसके अंदर हमारे क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं। अब आपके बुक में लिखा हुआ है कि इनमें क्रोमोसोम्स भी होते हैं, सही है, साथ ही साथ इनके अंदर सेंट्रियोल्स भी होते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल्स तो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे क्रोमैटिड, ठीक है। एक चीज है क्रोमैटिड है, वो आगे चल के ना जब मैं आप लोग को न्यूक्लियस पढ़ाऊंगा डिटेल में, तो आप लोग को काफी सारे वर्ड्स में डाउट आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स एक जैसे प्रोनाउंस होंगे, जैसे क्रोमैटिड आ गया, क्रोमोसोम आ गया, ठीक है, वैसे न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियोइड आ गया, न्यूक्लियोलस आ गया, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो सिमिलर से साउंड करेंगे। तो इसीलिए जब मैं कोई भी नाम लूं तो उसे अपने दिमाग में रखो और उसे कहीं लिख लो कि अच्छा इस चीज को ये बोलते हैं, इस चीज को ये बोलते हैं, समझ में ये बात, ठीक है। अभी ये आपका पूरा न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है, पूरा न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन है, एक आपकी आउटर मेम्ब्रेन और ये आपकी क्या है, इनर मेम्ब्रेन, सही है। और इस इनर दोनों मेम्ब्रेन के बीच में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। छोटे छोटे क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है। इस पोर्स को क्या कहते हैं, इन पोर्स को बच्चों हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर पोर। सिंपल नाम है, सिंपल नाम है, कोई दिक्कत है यहां तक, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इन चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियर पोर। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, इतने नाम समझ में आ गए, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखो, यहां पे देखो, इस बाहर वाली जो डबल मेम्ब्रेन है ना, इस डबल मेम्ब्रेन से यहां से कुछ एक्सटेंशन निकली हुई है, यहां से ऐसे, यहां से कुछ ऐसे एक्सटेंशन निकली हुई है और ऐसे फोल्डिंग्स प्रेजेंट है। यहां पे इमेजिन कर पा रहे हो, यहां पे कुछ ऐसी फोल्डिंग्स प्रेजेंट है, इमेजिन करो ऐसे, यहां पे ऐसे ऐसे कर पा रहे हो इमेजिन, ठीक है। कुछ ऐसी फोल्डिंग्स प्रेजेंट है, दीज फोल्डिंग्स आर नोन एज बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दिस फोल्डिंग्स आर नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है, ठीक है। मेरे साथ साथ डायग्राम बनाते रहो आप लोग भी, और मेरे साथ साथ जितनी भी चीजें बोल रहा हूं वो लिखते रहो, वरना जब लास्ट में तुम लोग इस डायग्राम को देखोगे ना तो बहुत ही ज्यादा इसमें गिच बिच मच जाएगा, सही है। बहुत ही ज्यादा इसमें बोल सकते हो हलवा मच जाएगा, इतनी चीजें मैं यहाँ पे बता दूंगा आप लोगों को। इसीलिए काम करो, मेरे साथ साथ लिखते रहो, ताकि आपके दिमाग में भी थोड़ी थोड़ी क्लियर आइडिया बनता रहेगी कौन सी चीज क्या है, सही है। तो दिस आर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक और चीज सुन लो, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बच्चों राइबोसोम लगे हुए रहते हैं, ठीक है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या लगे हुए रहते हैं, राइबोसोम। तो मान लो इसके ऊपर ऐसे ऐसे राइबोसोम लगे हुए, क्या लगे हुए हैं, राइबोसोम लगे हुए, यहाँ पे इसके वॉल के ऊपर, ठीक है। और यही राइबोसोम आपके न्यूक्लियस के ऊपर भी लगे हुए रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे राइबोसोम इस न्यूक्लियस के ऊपर भी लगे हुए, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पे भी ऐसे न्यूक्लियस के ऊपर भी क्या लगे हुए हैं, राइबोसोम लगे हुए। सिमिलरली इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी क्या लगे हुए हैं, राइबोसोम लगे हुए। समझ में आ रही बात। दीज आर, ये क्या है जो मैंने रेड कलर में बनाया है, दीज आर द राइबोसोम, ठीक है। दीज आर द राइबोसोम। राइबोसोम किससे बनता है, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। राइबोसोम दो चीजों से मिलकर बना है बच्चों, एक आपका आरआरएनए और देयर आर सम प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है नहीं जानना, हम लोग को नहीं जानना, हमारे एग्जाम में नहीं आने वाला तो हम लोग नहीं जानेंगे, सही है। बस आप लोग को इतना पता होना चाहिए कि ये जो राइबोसोम लगे हुए हैं, इस राइबोसोम किस चीज से बने हुए हैं, एक आपका आरआरएनए और एक आपका प्रोटीन से। समझ में आई बात, इतनी चीजें क्लियर है। अब देखो, अब हम लोग को क्या देखने मिल रहा है, आप लोग को ये देखने मिल रहा है कि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ सरफेस पे राइबोसोम लगा है, पर कुछ सरफेस पे राइबोसोम नहीं लगा है। इमेजिन करो कि आपके चेहरे पे पिंपल आ गए बहुत सारे,
ठीक है, इमेजिन करो कि आपके चेहरे पे बहुत सारे पिंपल आ गए, ऐसे ही कुछ लग रहा है। देखो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मुंह पे भी क्या आ चुके हैं, पिंपल आ चुके हैं। तो जब भी आपके मुंह पे पिंपल आता है तो आपकी स्किन कैसी हो जाती है, रफ हो जाती है। आपकी स्किन कैसी हो जाती है, रफ हो जाती है। सही है, तो इसका मतलब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहां पे आपका राइबोसोम लगा हुआ है बच्चों, इस वाले इतने पोर्शन को दिख रहा है, दूसरे कलर से बना दो, हाँ ये वाला देखो, ये जो इतना पोर्शन है जहां पे क्या लगा हुआ है, राइबोसोम लगा हुआ है। सही है, तो अगर आप इसको टच करोगे, वैसे तो टच तो नहीं कर पाओगे, बहुत ही छोटे होते हैं ये, पर अगर आप इसको टच करने की कोशिश करोगे तो इसके ऊपर क्या लगे हुए, राइबोसोम लगे हुए, तो ये आपको रफ रफ फील होंगे। दैट्स व्हाई इतने पोर्शन को बच्चों हम लोग कहते हैं दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी RER। ठीक है, RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आई बात? ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस वाले एरिया पे क्या लगे हुए हैं, ऊपर ऊपर राइबोसोम लगे हुए हैं। मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, सब बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी इतना समझ लो कि जहां जहां जिस जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या लगे हुए हैं, आपके राइबोसोम लगे हुए हैं, उस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि आपके चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स आ गए, तो पिंपल्स आ गए तो उसकी वजह से आपका चेहरा कैसा हो जाएगा, रफ जैसा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? वैसे इमेजिन करो इसके चेहरे पे भी पिंपल्स आ गए। सही है, तो दिस पोर्शन इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर मैं बात करूं इस साइड की, तो यहां पे देखो, यहां पे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, बट यहां पे दूसरे कोई भी राइबोसोम नहीं लगे हुए हैं। मतलब ये क्या होगा, स्मूथ स्मूथ होगा। ठीक है, यहां पे कोई भी राइबोसोम नहीं लगे हुए, तो ये एरिया क्या होगी, थोड़ी सी स्मूथ जैसी होगी। तो दैट्स व्हाई इतने एरिया को जहां पे आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं लगे हुए, इस एरिया को हम लोग कहते हैं बच्चों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी SER। शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है आपके बुक में। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पे आपके राइबोसोम नहीं लगे हुए। सही है, और जहां पे आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स लगे हुए हैं, इट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? तो समझ में आ गया, इतनी चीज समझ में आ गई। एक और बात सुन लो कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही आगे चल के ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही आगे चल के किसका फॉर्मेशन करवाता है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करवाता है। दैट्स व्हाई जो राइबोसोम इसके ऊपर लगे रहते हैं, वही राइबोसोम इसके ऊपर भी लगे हुए हैं। क्लियर है? समझ में आ गई बात? इतनी चीजें समझ में आ गई, यहां तक चीज समझ में आ गई। अब देखो एक और चीज सुन लो, ये आपका जो बचा हुआ बाकी का सेल है, ठीक है, जो बचा हुआ बाकी का स्ट्रक्चर है, दिस इज द साइटोप्लाज्म। ये पूरा क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग साइटोसोल कहते हैं, साइटोसोल। ठीक है, साइटोसोल कह लो, साइटोप्लाज्म कह लो, एक ही चीज है दोनों। तो ये आपका साइटोप्लाज्म है, जो भी एरिया प्रेजेंट है आपके इस सेल के अंदर। सिमिलरली जो एरिया आपके इस लिक्विड न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, दिख रहा है ये वाला एरिया। ठीक है, ये जो एरिया जो आपका न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इस एरिया को हम लोग कहते हैं बच्चों न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। कहां लिखा जाए, यहां लिख दें, ऐसे ऐसे समझ जाओगे ना। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है जहां पे क्या प्रेजेंट है, आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियोसोल। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियोसोल। और इन्हीं दोनों को मिला के, इन्हीं दोनों को यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को ही मिला के हम लोग कहते हैं बच्चों प्रोटोप्लाज्म। समझ में ही बात? ठीक है, तो ये आपका साइटोप्लाज्म, ये वाला एरिया, इसके अंदर का जो एरिया है इट इज अ न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है? फिर मैंने आपको एक चीज बताई कि आपका ये जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, ये डबल मेम्ब्रेन तो है, सही है, पर इसके बीच में कुछ आपको स्पेस देखने के लिए मिल रहा है। यहां पे देखो, यहां पे देखो, मार्क करके बता रहा हूं, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला आपका आउटर मेम्ब्रेन, ये वाला आपका इनर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में आपको हल्की सी स्पेस देखने मिल रही है, गैप देखने मिल रही है। दिख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस दिख रहा है, दिस स्पेस, ये जो स्पेस है, ये इतनी स्पेस। ठीक है, इस स्पेस को हम लोग कहते हैं बच्चों पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कहां लिखे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इट इज अ पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्लियर है? ठीक है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और इन सारे मेम्ब्रेन्स के बीच बीच में आपको छोटे छोटे छेद देखने के लिए मिल रहे हैं। इन छेद को मैंने क्या बोला, न्यूक्लियर पोर। अब न्यूक्लियस के बीच में छेद क्यों प्रेजेंट है भैया, क्या काम है इन छेद का? सिंपल सा है, सिंपल सा इसका मीनिंग है। हम लोग ने लास्ट ईयर, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा होगा। ठीक है, एक चीज पढ़ी होगी आप लोगों ने, प्रोटीन सिंथेसिस, याद है? यूकैरियोटिक सेल में प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, यूकैरियोटिक सेल में आखिरकार प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है?
अगर आप लोगों को नहीं पढ़ा है तो टेंशन मत लो, आप लोग जब 12th स्टैंडर्ड में जाओगे तो वहां पे भी आप लोग को पढ़ना ही है, प्रोटीन सिंथेसिस बहुत डीप में। बट मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे स्टार्ट होती है? प्रोटीन सिंथेसिस बच्चों न्यूक्लियस के अंदर स्टार्ट होती है। कहाँ पे स्टार्ट होती है? न्यूक्लियस के अंदर स्टार्ट होती है। पहला प्रोसेस क्या होता है? हमेशा डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। ठीक है, हमेशा क्या बनता है? डीएनए से आरएनए। कौन सा आरएनए बनता है? सबसे पहले अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो डीएनए से बनता है बच्चों एचएनआरएनए। ठीक है, डीएनए से क्या बनता है? एचएनआरएनए। फिर इस एचएनआरएनए में स्प्लाइसिंग होती है और फिर ये एचएनआरएनए आगे चल के एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। समझ रहे हो? अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो यूकैरियोटिक सेल में बड़ा ही लंबा प्रोसेस है। प्रोकैरियोटिक में इतना लंबा नहीं होता, इतनी मगजमारी नहीं थी प्रोकैरियोटिक में, उसमें डायरेक्टली एमआरएनए बन जाता था। यहां पे ऐसा नहीं हो रहा यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में पहले डीएनए है, डीएनए से क्या बना? आरएनए बना, आरएनए से क्या बना? सॉरी, एचएनआरएनए बना, एचएनआरएनए से आगे चल के एमआरएनए बनता है। और ये पूरे की पूरी प्रोसेस, ये पूरा का पूरा स्टेप कहां पे हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर। कहां पे हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर। मतलब एमआरएनए तक के बनने का प्रोसेस कहां पे हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर। क्यों न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है भाई? क्योंकि आपका जो डीएनए है वो कहां प्रेजेंट है? वो भी तो न्यूक्लियस में ही है। आपका जो डीएनए है, ये देखो, जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। तो डीएनए कहां प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर। इसका मतलब यहां से जो आरएनए बन रहा है, एमआरएनए बन रहा है, दिस एमआरएनए इज फॉर्मिंग इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, कहां पे बनता है? ये न्यूक्लियस के अंदर बनता है। अब इस एमआरएनए से आगे जो प्रोसेस होगी, इस एमआरएनए से आगे चले क्या बनता है? प्रोटीन सिंथेसिस पढ़े हो ना, तो एमआरएनए से आगे चले क्या बनता है? प्रोटीन। ये एमआरएनए से आगे चले क्या बनता है? प्रोटीन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस कहां चलती है? ये एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस कहां चलती है? ये आपकी चलती है बच्चों साइटोप्लाज्म में। कहां चलती है? साइटोप्लाज्म में। इसका मतलब आपके एमआरएनए को इस न्यूक्लियस से बाहर आना पड़ेगा, तभी तो ये आगे चल के प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जैसे ही आएगा, इसके ऊपर आरआरएनए लग जाएंगे आगे। सही है, आरआरएनए इसके ऊपर आगे लग जाएंगे। कौन से आरआरएनए? राइबोसोमल आरएनए। सही है, राइबोसोम से आगे इसके ऊपर लग जाएंगे। फिर वहां पे कैटालिटिक रिएक्शंस होंगी और ये सारी की सारी चीजें आगे चल के क्या फॉर्म करेंगी? प्रोटीन फॉर्म करेंगी। सही है, अमाइनो एसिड्स आगे लगते हैं ना, तो वो आगे चल के क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। सही है, तो इसको जब साइटोप्लाज्म में आने के लिए इस न्यूक्लियस के अंदर इन छोटे छोटे जो पोर्स है वही हेल्प करते हैं। मतलब ये जो आपका एमआरएनए बना ना, ये इन छोटे छोटे पोर्स से ही यहां से ऐसे बाहर निकलता है। ठीक है, इन छोटे छोटे पोर्स से ही यहां से बाहर निकलता है और वो फिर किस में एंटर करता है? आपके साइटोप्लाज्म में एंटर करता है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? समझ में आ गया आपको? इसका मतलब जितने भी रिएक्शंस हैं वो आपके साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जितने भी आपके बॉडी में रिएक्शन, आप लोगों को पता है आपके बॉडी में हर सेकंड में लाखों रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपके बॉडी में हर सेकंड में लाखों रिएक्शन हो रहे हैं और आपकी बॉडी में कोई भी एक ऐसा रिएक्शन नहीं है जो बिना किसी कैटलिस्ट का ना हो रहा हो। ठीक है, आपके बॉडी में कोई भी एक ऐसा रिएक्शन नहीं है जो बिना कैटलिस्ट का ना हो रहा हो। मतलब मान लो दिस इज योर सेल, मान लो दिस इज योर सेल, यूकैरियोटिक सेल, और ये आपका पूरा साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में कहीं ना कहीं आगे चल के A+B आगे चल के C बन रहा होगा कहीं ना कहीं, और आपका मान लो Z आगे चल के टूट में Y+X बन रहा होगा। समझ रहे हो? तो आपके बॉडी के अंदर ये सारे रिएक्शन चलते रहते हैं। मतलब कोई भी दो चीज मिलके एक चीज बन रही है, जुड़ जुड़ के बन रही है, या फिर कोई एक चीज आगे चल के दो चीज में टूट जा रही है। इन सारे रिएक्शन को बच्चों हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। इन सारे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, इन सारे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन दो प्रकार की है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को लिख के बताया ना। एक तो ये हो सकता है कि कोई भी दो चीज आके जुड़ के एक चीज बन जाए, कोई भी दो चीज आए जुड़ के एक चीज बन जाए। जैसे एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन में से छोटे छोटे अमाइनो एसिड होते हैं, वो सारे अमाइनो एसिड आके जुड़ जुड़ के एक बड़ी सी प्रोटीन की चेन बना देते हैं। तो यहाँ पे चीजें फॉर्म हो रही हैं। अगर कोई भी चीज जुड़ के बन रही है तो इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, वहीं अगर आपको कोई एक बड़ी चीज टूट के छोटी छोटी चीज बन जा रही है, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, सॉरी, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है रेस्पिरेशन में और उससे आगे चल के एटीपी का फॉर्मेशन किया जाता है। तो ग्लूकोज एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है और फिर उससे आगे चल के क्या बनती है? एटीपी बनती है। तो वहां पे आप ग्लूकोज एज अ बड़ा मॉलिक्यूल आप तोड़ के उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल बना रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग दूसरी रिएक्शन कर रहे हैं। दीज रिएक्शन आर नोन एज कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन, देखो नाम याद रखना एकदम ईजी है।
कैटाबॉलिक मतलब क्या, कोई भी चीज को जब आप काटोगे, ठीक है, कोई भी चीज को जब आप काटोगे तभी तो दो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होगा। तो यहां पे हम लोग को समझ में आ जा रहा है कि कोई भी चीज, बड़ी चीज को जब आप काटोगे तभी वो दो इक्वल पार्ट में क्या होगा, डिवाइड होगा। समझ रहे हो, इक्वल पार्ट या फिर कुछ भी पार्ट में डिवाइड हो सकता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस। अब आपके बॉडी में कोई भी एक ऐसी रिएक्शन नहीं है जो बिना कैटलिस्ट के नहीं चल रही, ठीक है। हमारे बॉडी में सारी रिएक्शन, सारी की सारी रिएक्शन एसिड कैटालाइज्ड या फिर हम लोग बोल सकते हैं कैटालाइज्ड है। ये कैटालाइज्ड है, मतलब यहां पे कोई ना कोई कैटलिस्ट वर्क कर रहा है। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना हम लोग कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब क्या, ऐसी चीज है जो रिएक्शन का स्पीड इंक्रीज कर दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। हमारे बॉडी में जितने भी कैटलिस्ट हैं उन सबको हम लोग कहते हैं बच्चों एंजाइम। उन सबको क्या कहते हैं, एंजाइम। सो एंजाइम इज द कैटलिस्ट यूज इन अवर बॉडी। और मेनली जितने भी एंजाइम हैं वो सारे के सारे प्रोटीन होते हैं, एक आधा को छोड़ के। जैसे हमारा राइबोसोम, राइबोसोम इज नॉट अ प्रोटीन, वो आरएनए से बना हुआ है ना, तो थोड़े बहुत नहीं है, बाकी सारे के सारे जितने भी एंजाइम्स है ना, दे आर प्रोटीन, दे आर प्रोटीन। कुछ एक दो एक्सेप्शन है, बाकी सारे के सारे क्या है, प्रोटीन ही है। समझ में आ रही बात, ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही है। तो मैंने आपको क्या समझाया, यहां से मैंने आपको समझाया कि इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारी रिएक्शन चलती रहती हैं। उनमें से एक रिएक्शन है आपकी प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगी, मैंने आपको बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे पहले डीएनए से आरएनए बनेगा, सही है। और वो प्रोसेस कहां पे होती है, आपकी इस न्यूक्लियस के अंदर होगी, ठीक है। कहां पे होती है, इस न्यूक्लियस के अंदर होगी, सही है, समझ में आ रही बात। इस न्यूक्लियस के अंदर जैसे ही आरएनए बन गया, एमआरएनए बन गया, उस एमआरएनए को बाहर आना पड़ेगा, तभी वो आगे चल के प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। तो बाहर आने के लिए यहाँ पे ऐसे छोटे 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 पोर्स लगे हुए हैं। समझ में आई बात, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे पोर्स लगे हुए हैं। क्लियर है, इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। ये हो गई बात किसकी किसकी, आपके इस न्यूक्लियस की और आपके इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। और बात करनी है मेरे को डिटेल में, टेंशन मत लो, ये तो मैंने थोड़ा थोड़ा आपको ऐसे ही बता दिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों, इस न्यूक्लियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आगे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्या करें, इसको मिटा दे, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर मिटा दो। मैं इसको एक बार नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ले लिया, चलो वेरी गुड। अभी मुझे यहाँ पे कुछ चीजें और दिखानी है, तो मैं ये मिटा रहा हूं, ठीक है। मुझे कुछ चीजें और दिखानी है। देखो यहाँ पे इसके, ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसके आगे यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे, देखो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ये समझ लो इसको, इसके पीठ दिखा के खड़ा हुआ है, ऐसा इमेजिन करो। ये वो जो स्ट्रक्चर है ना, ये इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पीठ दिखा रहा है और ऐसे खड़ा हुआ है, समझ रहे हो। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दीज स्ट्रक्चर आर नोन एज गोल्जी बॉडीज या फिर गोल्जी एपरेटस, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर द गोल्जी एपरेटस या फिर गोल्जी बॉडीज भी बोल सकते हो आप लोग। आपके बुक में गोल्जी एपरेटस लिखा, तो गोल्जी एपरेटस फॉलो करो, सही है। गोल्जी एपरेटस कहां प्रेजेंट होते हैं, जस्ट आपके आगे, किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब इसके भी बहुत सारे फंक्शन है। कभी आप लोगों ने सोचा होगा बचपन में कि यार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते होंगे, यार ये गोल्जी एपरेटस क्या करते होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो हम लोग को पता है, चलो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रेस्पिरेशन में काम करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। फिर हम लोग को पता है क्लोरोप्लास्ट के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी हम लोग को बहुत सारी चीजें पता है कि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। प्लांट की अगर बात हो रही है, प्लांट के अंदर, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी मिलेगा आपको, तो वो क्या करेगा, दैट इज अपना फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करेगा, ठीक है। फिर हम लोग को पता है वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल ऐसे बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जहां पे कोई भी चीजें स्टोर करके रखी जाती है। फिर हम लोग को लाइसोसोम्स के बारे में बहुत सारी चीजें पता होंगी, किसी किसी को नहीं पता होंगी, ठीक है। तो लाइसोसोम्स में से कई सारी चीजें होती है, बट हम लोग ने कभी ज्यादातर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसके अंदर भी बड़ी सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, ठीक है, मैं बताऊंगा आप लोग को। उसके बाद मैंने क्या बोला, मैंने बोला इस यूकैरियोटिक सेल में और क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है। इस यूकैरियोटिक सेल में बच्चों आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जितने भी स्ट्रक्चर हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये लाइन जरूर से लिख लेना, सही है। फिर कुछ ऐसा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कहां पे, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ये जो अंदर आपको फोल्डिंग दिख रही है ना, ये फोल्डिंग्स क्यों होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये फोल्डिंग जनरली इसीलिए होती है बच्चों, ताकि यहाँ पे सरफेस एरिया बड़ा कर सके हम लोग, ठीक है। कोई भी चीज को, अगर आपको कोई ज्यादा चीज को अगर आपको छोटी सी जगह में रखना है तो आप उसे फोल्ड कर रख दोगे, मोड़ के रख दोगे। वही चीज यहाँ पे भी है। अब मुझे क्यों इतने बड़े सरफेस एरिया की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि बच्चों इसका जो इनर ये है, इनर वॉल है, जिसे हम लोग क्रिस्टिया बोलते हैं, इस इनर वॉल के अंदर कौन कौन सी चीजें चलती है, मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन चलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी रेस्पिरेटरी यूनिट प्रेजेंट होती है। यहाँ पे
काफी सारी रेस्पिरेटरी यूनिट की हमें जरूरत पड़ती है ताकि हम एटीपी का फॉर्मेशन कर सके। समझ में आ रही बात? इस इनर वॉल पे बहुत सारे रेस्पिरेटरी यूनिट की जरूरत पड़ती है ताकि हम लोग क्या कर सके, रेस्पिरेशन अच्छे से कर सके, एटीपी का फॉर्मेशन अच्छे से कर सके। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमें ज्यादा सरफेस एरिया की जरूरत पड़ती है, सही है, इसीलिए यहाँ पे अंदर फोल्डिंग प्रेजेंट होती है। दैट्स व्हाई हमें माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, सही है। तो यहां लिख ले कहीं पे, इट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल में कहा जाता है, सिंगुलर में माइटोकॉन्ड्रियन कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि आप बड़े स्टैंडर्ड में हो, ठीक है। तो अगर सिंगुलर में लिखना होगा तो ये रियॉन हो जाएगा, ठीक है। रियॉन कौन सा, ये पीछे वाला जो रिया लिखा है ना उसे रियॉन कर देना, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। बाकी ये आपका प्लूरल में या आपका सिंगुलर में, सिर्फ इतना ही नहीं है, आगे माइटोकॉन्ड्रिया भी लगाना है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ आपको लास्ट का प्रोनाउंसिएशन बताया। क्लियर है, समझ में आ गया, इतनी चीज समझ में आ गई। और क्या प्रेजेंट होगा भैया इसके अंदर, और इसमें प्रेजेंट होगा बच्चों क्लोरोप्लास्ट। मान लो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर ये मान लो ये प्लांट है, प्लांट का यूकैरियोटिक सेल है, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, इट इज अ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ऐसे बहुत सारे ग्रैना प्रेजेंट होता है। ग्रैना के अंदर क्या रखा रहता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स रखे रहते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, फाइकोबिलिन, ज़ैंथोफिल्स, ये सब किसके अंदर रखे रहते हैं, इस ग्रैना के अंदर रखे रहेंगे, सही बात है। सो दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें जो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, वैक्यूल्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें जो हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। तो ये एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है आपके यूकैरियोटिक सेल का, और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है वो हम लोग ने सीखा, ठीक है। अब हम लोग डिटेल में छोटी छोटी चीजों को डिस्कस करेंगे, जैसे न्यूक्लियस को देखेंगे, न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर हम लोग जानेंगे इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या प्रेजेंट होता है और ये क्या काम करता है, इसका फंक्शन क्या है, क्यों है ये हमारे सेल में, क्यों एग्जिस्ट करता है। फिर हम लोग समझेंगे ये गोल्जी apparatus क्यों है भैया, इसका क्या काम है, ये कौन से सेल्स में आपको ज्यादा देखने मिलेगा, वो सारी चीजें थोड़ा थोड़ा आ जाओ डिस्कस करते हैं। चलेगा, समझ में आ रही है बातें, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे ब्रेन ऑफ द सेल से, ठीक है। हमारे सेल का ब्रेन कौन है, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है, क्योंकि इसके पास ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, कौन सा प्रोटीन बनाना है, कौन सा आगे चल के आरएनए बनाना है, सही है। अगर मैं बोल रहा हूं अगर ये पेनक्रिया का सेल है, ठीक है, तो कौन सा प्रोटीन, कौन सी चीजों को, कौन से जीन को ज्यादा एक्टिव रखना है, कौन से जीन को ज्यादा एक्टिव नहीं रखना है, कौन से जीन को ज्यादा एक्सप्रेस करना है, किसे एक्सप्रेस नहीं करना है, वो सब डिसीजन कौन लेगा, आपका न्यूक्लियस लेगा। समझ में आ रही बात? दैट्स व्हाई न्यूक्लियस को हम लोग मास्टर मॉलिक्यूल ऑफ द सेल कहते हैं या फिर ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। दिस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, लिख लेना कहीं पे, यहां पे बाजू में, इट इज द ब्रेन ऑफ अ सेल। ये तो हो गई थोड़ी बहुत बात। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों एक्चुअल में न्यूक्लियस के बारे में। अभी तक हम लोग ने कितना जाना न्यूक्लियस को, हम लोग ने जाना दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ इसके अंदर एक डबल लेयर स्ट्रक्चर है विच इज नोन एज न्यूक्लियस। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, थोड़ा, ठीक है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है जो कि डबल लेयर्ड है, और इसके बीच में छोटे छोटे क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है। सो इट इज अ डबल लेयर स्ट्रक्चर एंड बहुत सारे पोर्स इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। समझ में आ रही है बात, ठीक है, समझ में आ रही है बात। और ये पोर्स बच्चों यहां से कंप्लीट हो जाते हैं, जो लेयर है ना ये कुछ ऐसी यहां से आगे चल के इससे कंप्लीट हो जाती है। समझ में आया, ठीक है। सो दिस इज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कितने लेयर है, 2 लेयर की है, सही है। बाहर वाले लेयर को मैंने अभी आप लोगों को बताया, बाहर वाली जो लेयर है इट इज अ आउटर मेम्ब्रेन, या फिर आउटर लेयर लिख दो चलेगा, एंड अंदर वाली जो लेयर है इट इज अ इनर मेम्ब्रेन, सही है। उसके बाद ये जो छोटे छोटे छेद प्रेजेंट है, दीज आर द न्यूक्लियर पोर, जो मैंने आपको बताया काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रोटीन को बाहर भेजना है, कोई भी आरएनए को बाहर भेजना है, किसी भी चीज को यहां से बाहर भेजना है, तो इन न्यूक्लियर पोर के थ्रू वो बाहर आएगा, सही है। फिर मैंने आपको बताया कि इसके बीच में जो खाली खाली स्पेस है, ये जो स्पेस है इसके बीच में जो दिख रहा है, मैंने ब्लू कलर से भर रहा हूं, दिस इज द प्री न्यूक्लियर या फिर पेरी न्यूक्लियर स्पेस। दिस स्पेस इज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब इसके अंदर प्रेजेंट क्या क्या है, एक और चीज बताना भूल गया मैं, एक और चीज हम लोग को पता है कि इस न्यूक्लियस के ऊपर क्या लगे हुए हैं, राइबोसोम लगे हुए हैं। तो यहाँ पे भी क्या लगे हुए हैं, राइबोसोम लगे हुए हैं। समझ में आ रही बात, इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, बहुत सारे
राइबोसोम लगे हुए हैं। क्यों ये राइबोसोम लगे हुए हैं मैंने आपको बताया, क्योंकि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही आपका न्यूक्लियस बनता है, सही है। तो इसके अंदर क्या लगे हुए रहते हैं, आपके राइबोसोम लगे हुए रहते हैं। अब आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इस न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होता है और क्रोमैटिड भी प्रेजेंट होता है। नाउ दोनों जो स्ट्रक्चर हैं बच्चों वो अलग अलग टाइम पे प्रेजेंट होते हैं। अगर आप सेल डिवीजन के टाइम पे किसी भी सेल को नोटिस करोगे तो आपको क्रोमोसोम देखने के लिए मिलेंगे, और अगर आप सेल डिवीजन के टाइम पे नोटिस नहीं करो, नॉर्मल कंडीशन में कोई सेल पड़ा है तो उसमें क्रोमैटिड देखने मिलेंगे। अब ये क्रोमैटिड है क्या, देखो ध्यान से सुनो, आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे लेकिन अभी थोड़ा समझ लो, क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है तो पता होना चाहिए आप लोग को। मान लो दिस इज द डीएनए, ठीक है, दिस इज द डीएनए। अब आपको एक चीज बताऊं जिससे आप शायद शॉक हो जाओ कि हमारे हर सेल में, ठीक है, हमारे हर सेल में जो डीएनए की लेंथ है, मैं एक सेल की बात कर रहा हूं, हमारे एक सेल में जो डीएनए की लेंथ है ना बच्चों, वो है एक्चुअल में 2.2 मीटर। कितनी है, 2.2 मीटर। मतलब मैं आपके बॉडी के सिर्फ एक सेल का अगर मैं डीएनए निकालूं और उसको एक लंबे में ऐसे सजा दूं, ठीक है, तो वो कितनी लंबी होगी बच्चों, 2.2 मीटर लंबी हो जाएगी, सही है। लेकिन उस सेल को, सॉरी, उस डीएनए को हमने इतनी छोटी सी जगह में कैसे पैक कर दिया, हमने इतनी छोटी सी जगह पे कैसे पैक कर दिया। सो ये हम लोग को जानना है। दिस इज द डीएनए, ठीक है। हमेशा याद रखना बच्चों, डीएनए इज अ एसिडिक मॉलिक्यूल, डीएनए इज अ एसिडिक मॉलिक्यूल। तो अगर आपको किसी भी एसिडिक मॉलिक्यूल को बाइंड करना है, किसी भी एसिडिक मॉलिक्यूल को लपेट के रखना है, तो उसको आप किसके ऊपर लपेटोगे, बेस के ऊपर लपेटोगे, सही है। तो यहां पे हम लोग एक प्रोटीन लेते हैं, एक प्रोटीन का गुच्छा लेते हैं बच्चों, ठीक है, जो कि एक बेसिक प्रोटीन है। दिस प्रोटीन इज नोन एज हिस्टोन, दिस प्रोटीन इज नोन एज बच्चों हिस्टोन। इस हिस्टोन के ऊपर क्या करना है हम लोग को, इस डीएनए को रैप अप करना है, सही है। तो ऐसा क्या होगा, देखो ये डीएनए यहां से आएगा, ये डीएनए आएगा, जैसे हम लोग ऊन के धागे को नहीं रैप अप करते, वैसे यहां पे भी ये डीएनए आएगा, यहां से रैप होगा, यहां से रैप होगा, फिर यहां से निकल जाएगा, समझ रहे हो। फिर यहां पे हम लोग दूसरा हिस्टोन लगाएंगे, ऐसे दूसरा हिस्टोन है, एंड उसके बाद यहां से वापस आएगा ऐसे, और यहां से एक और राउंड मारेगा, और फिर यहां से निकल जाएगा, समझ रहे हो, फिर यहां से निकल जाएगा। फिर हम लोग यहां से ऐसे एक और हिस्टोन लगाएंगे, और फिर यहां से डीएनए जो है आपको वो इसके ऊपर भी एक और बार ऐसे राउंड होगा, समझ रहे हो। तो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपका चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये जो प्रोटीन, जो मैंने येलो कलर का प्रोटीन बनाया है, दिस प्रोटीन इज द हिस्टोन प्रोटीन एंड इट इज बेसिक इन नेचर, इट इज बेसिक इन नेचर, मतलब ये बेसिक होता है। तो आपका डीएनए मॉलिक्यूल एसिडिक है, ये आपका बेसिक है, दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, इसलिए ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। सिंपल सी बात है, ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, इतना स्ट्रक्चर जिसमें आपका हिस्टोन भी प्रेजेंट है और जिसमें आपका डीएनए भी प्रेजेंट है, दिख रहा है, ये येलो वाला हिस्टोन है और ये ऑरेंज वाला क्या है, आपका डीएनए। इस पूरे स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम। तो कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूक्लियस से अलग है, ठीक है, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या है, न्यूक्लियोसोम इज हिस्टोन प्लस डीएनए, ठीक है। मतलब अगर आप हिस्टोन को और डीएनए को ऐड कर दोगे तो इस इतने स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम, सही है। अब ये स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है बच्चों, अब मैं देखो अलग अलग कलर से तो नहीं बनाऊंगा, अब ऐसे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पे एक न्यूक्लियोसोम, फिर यहाँ पे से डीएनए, फिर यहाँ पे एक न्यूक्लियोसोम, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, देख रहे हो, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। दिस स्ट्रक्चर इज लुक लाइक अ बीड्स ऑन द स्ट्रिंग, ठीक है, मतलब एक रस्सी के ऊपर मैंने मोतियां लगा दी हैं, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है, देख रहे हो। दिस स्ट्रक्चर इज लुक लाइक बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, मतलब एक रस्सी के ऊपर मैंने क्या लगा दी है, बहुत सारी मोतियां लगा दी हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है स्ट्रक्चर, सही है। इस पूरे स्ट्रक्चर का एक्चुअल नाम क्या है बच्चों, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन। स्पेलिंग गलत हो गई, क्रोमैटिन, क्लियर है। तो इसी पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमैटिन, क्लियर है। अब होगा क्या, होगा क्या, सुनो। अब ये क्रोमैटिन आगे चल के इसको और एक स्ट्रक्चर में हम लोग डालते हैं। एक्चुअल में यहां पे आपका क्या प्रेजेंट है, दिस इज द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर बच्चों एक और अपना प्रोटीन प्रेजेंट होता है इसके अंदर कुछ इस तरीके का ऐसा एक और प्रोटीन रखा हुआ रहता है। व्हाट इज दिस प्रोटीन, दिस प्रोटीन इज नॉट हिस्टोन, ठीक है, ये प्रोटीन कभी भी हिस्टोन नहीं है, क्योंकि हिस्टोन का काम क्या था, डीएनए को बाइंड करना, तो ये प्रोटीन हिस्टोन नहीं है। दैट्स व्हाई इसका नाम पड़ा है बच्चों, क्या पड़ा है इसका नाम, इट इज नॉन हिस्टोन, इट इज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, क्रोमोसोमल
प्रोटीन, मतलब ये एक नॉन हिस्टोन है, ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, बट ये कहां प्रेजेंट है, क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दिस हिस्टोन इज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो होगा क्या, आपका ये जो बीड्स ऑन द स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है ये ऐसे जाएगा और यहां पे ऐसे से लपेट जाएंगे, ऐसे से लपेट जाएगा, समझ रहे हो, ऐसे से क्या हो जाएगा, लपेट जाएगा, और इसके बीच में यहाँ पे न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट है, वो इमेजिन करो थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आके लपेट जाएगा और इस पूरे स्ट्रक्चर को नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली नोन एज क्रोमोसोम, ठीक है। ये आपका जो स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज क्रोमोसोम। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो देखो क्रोमोसोम तभी बनेंगे बच्चों जब सेल डिवीजन होती है, ठीक है। जब सेल डिवीजन नहीं होगी उस टाइम पे आपके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन प्रेजेंट होंगे, समझ रहे हो, क्रोमैटिन कह लो, क्रोमैटिड कह लो, चलेगा। तो उस टाइम पे आपके इस न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमैटिन प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पे बना ले, आ गया, हाँ। तो यहां पे बच्चों क्रोमैटिन भी प्रेजेंट हो सकता है, इसको येलो से बनाते हैं यार, ठीक है। यहां पे आपका क्रोमैटिन भी प्रेजेंट हो सकता है, दिस इज क्रोमैटिन, ठीक है, दिस इज क्रोमैटिन, ठीक है, क्रोमैटिड। और यहां पे आपका ऐसा क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो सकता है जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, आपका डीएनए रखा हुआ है, समझ में आ रही बात, ठीक है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका डीएनए। तो दोनों प्रेजेंट हो सकता है, डिपेंड करता है सेल साइकिल का कौन सा पार्ट चल रहा है। अगर सेल साइकिल चालू है, सेल साइकिल हम लोग ने पढ़ा है, आप इस ईयर पढ़ोगे भी, टेंशन मत लो, आई गेस 7th लेसन है सेल साइकिल आपकी बुक में, ठीक है। सेल साइकिल एक्चुअल में क्या होती है, देखो एक पूरी सी सेल साइकिल है जिसमें आपका सेल सिर्फ एम फेस में डिवाइड होता है, एक एम फेस है जिसमें आपका सेल क्या होता है, डिवाइड होता है, सही है। बाकी जो इतनी बड़ी फेस है इसको बोलते हैं इंटरफेस, ठीक है, जिसमें प्रिपरेशन चलती रहती है, दिस इज इंटरफेस, समझ में आ रही बात, ठीक है। इंटरफेस को बाहर लिख देते हैं, दिस इज कंप्लीट इंटरफेस। अभी आपका जो इंटरफेस है बच्चों ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, आपका इंटरफेस आगे चल के 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है आपका G1 फेस, एक है आपका S फेस और एक है आपका G2 फेस। टेंशन मतलब ये पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को 7th लेसन में, एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा समझ लो। ये G1 फेस, S फेस और G2 फेस इंटरफेस का पार्ट है, ठीक है। और ये आपका M फेस क्या है, जिसमें एक्चुअल डिवीजन होती है आपके सेल की, सही है। तो जब आपका सेल M फेस में होता है, जब आपका सेल M फेस में होता है बच्चों, तो उस टाइम पे हम लोग को क्रोमोसोम देखने मिलते हैं न्यूक्लियस में। आपको क्या देखने मिलेंगे, क्रोमोसोम देखने मिलेंगे। लेकिन जब आपका सेल G1 फेस में होगा, जब आपका सेल S फेस में होगा और G2 फेस में होगा, उस टाइम पे क्रोमैटिन देखने मिलेंगे, समझ रहे हो। उस टाइम पे क्या देखने मिलेंगे, क्रोमैटिड देखने मिलेंगे, समझ रहे हो। तो सेल किस फेज में है उस हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको क्या देखने मिलेगा न्यूक्लियस के अंदर। एक्चुअल में जब आप क्रोमैटिड होता है ना, ठीक है, जब आपके सेल के अंदर क्रोमैटिड होता है ना, तो वो इतना विजुअली दिखता नहीं है, क्योंकि क्रोमैटिड बहुत ही पतले पतले होते हैं। क्रोमोसोम एक स्ट्रॉन्ग रिजिड यूनिट है, तो क्रोमोसोम हम लोग को दिख जाता है। इसीलिए ज्यादातर साइंटिस्ट हमको क्या बोलते हैं, या फिर आप लोग ज्यादातर बुक्स में क्या पढ़ते हो कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमैटिड नहीं पढ़ते ना आप लोग ज्यादा। क्रोमोसोम क्यों पढ़ते हो, क्योंकि एक्चुअल में दिखता हम लोग को, जब आपको क्रोमोसोम को देखना है तो सेल डिवीजन के टाइम पे वो दिखता है, क्योंकि वो एक जगह पे कंडेंस हो जाता है ना, तो दैट्स व्हाई उस टाइम पे आपको सिर्फ क्रोमोसोम ही क्रोमोसोम दिखेगा, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। क्या बोला मैंने, इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो मान लो यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है, यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है, दिस आर द राइबोसोम। कौन से राइबोसोम, ATS राइबोसोम। Why ATS राइबोसोम, बिकॉज दिस इज यूकैरियोटिक सेल, सही है। ATS मतलब क्या, एक बड़ा यूनिट एक छोटा यूनिट। बड़ा वाला जो यूनिट है बच्चों वो 50S होता है, और छोटा वाला जो यूनिट है वो आपका 40S होता है, समझ में आ रही बात। तो बड़ा वाला यूनिट 40S, छोटा वाला यूनिट, सॉरी बड़ा वाला यूनिट 50S, छोटा वाला यूनिट 40S, और पूरा राइबोसोम आपका ATS, समझ रहे हो। अब आप लोग सोच रहे होगे कि बायोलॉजी के सर को मैथ्स नहीं आता, क्योंकि 50 और 40 तो 90 होना चाहिए, 80 क्यों होता। एक्चुअल में ये इसका एडिशन नहीं है बच्चों, ये जो वैल्यू है ना ये कोई एडिशन वैल्यू नहीं है। ये S का मतलब क्या होता है, S का मतलब होता है बच्चों स्वीडबर्ग्स यूनिट, ठीक है। स्वीडबर्ग्स यूनिट मेजर कैसे करते हैं, मास और डेंसिटी को, ठीक है। किसी भी राइबोसोम को आप डालो, उसको ऐसे सेंट्रीफ्यूज में घुमाओ, तो जब वो जिस स्पीड से नीचे आ रहा है, मतलब जिस स्पीड से उसका मास नीचे आ रहा है, उसकी डेंसिटी से नीचे आ रहा है, उसको मेजर करने के लिए ये यूनिट है, दैट इज स्वीडबर्ग यूनिट। जैसे हम लोग कोई भी चीज खरीदने बाहर जाते हैं, आलू खरीदने जाते हो तो किलो में खरीदते हो ना,
मतलब वेट की यूनिट क्या है, किलो, वैसे ही मास और डेंसिटी की यूनिट क्या है, ये एस, यानी स्वेडबर्ग्स यूनिट। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो नाम उसके ऊपर दिया हुआ है, 80s राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक में 70s राइबोसोम था। समझ में आई बात, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को न्यूक्लियस के बारे में इतनी चीजें समझ में आ गई, इतनी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब एक और चीज सुन लो, एक और चीज सुन लो। अब इसके अंदर आरआरएनए प्रेजेंट है, ठीक है, इसके अंदर आरआरएनए प्रेजेंट है। तो ये आरआरएनए बनता कैसे है? आरआरएनए बनने के लिए बच्चों इस क्रोमैटिड पे, ध्यान से सुनो क्या बोलने जा रहा हूं मैं, इस क्रोमैटिड पे एक बहुत ही डेंस एरिया होता है। इस क्रोमैटिड पे यहां पे एक बहुत ही डेंस एरिया होता है, डेंस एरिया होता है जहां पे आपका ये आरआरएनए का सिंथेसिस होता है। ये जो आरआरएनए पड़ा है ना, ये जितने भी आरआरएनए ना, इनका सिंथेसिस कहां पे होता है? इनका सिंथेसिस इस डेंसली एरिया में होता है। ये डेंसली एरिया दिख रहा है, इस डेंस एरिया में होता है। इस डेंस एरिया को हम लोग कहते हैं बच्चों न्यूक्लियोलस, ठीक है। इस डेंस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस, ठीक है। व्हाट न्यूक्लियोलस में होता क्या है? दैट इज हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरआरएनए, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आरआरएनए। क्लियर है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो आरआरएनए का फॉर्मेशन क्या होता है? इस न्यूक्लियोलस में होता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अच्छा, और कुछ चीजें होती है यहाँ पे, सेंट्रोजोम भी प्रेजेंट होता है। सेंट्रोजोम पता है आप लोग को? जब सेल डिवीजन होता है ना, सेल डिवीजन, ठीक है, तो सेंट्रोजोम बनता है, उसके अंदर सेंट्रियोल होता है। अगर आप लोग ने सेल डिवीजन पढ़ा होगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सेल का। फिर यहाँ पे बीच में आपका कौन अरेंज हो जाता है? क्रोमोसोम, ऐसा सिस्टर अकॉर्डिंग विद देयर सिस्टर क्रोमैटिड। तो हम लोग ने देखा है बच्चों, यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर आ जाते हैं। दीज आर द सेंट्रोजोम। ये स्ट्रक्चर क्या है? दीज आर द सेंट्रोजोम। और इस सेंट्रोजोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेंट्रियोल। तो ऐसे डब्बे डब्बे ऐसे 90 डिग्री पे पड़ा होता है। दीज आर द सेंट्रियोल। ये करते क्या है? ये बच्चों स्पिंडल फाइबर रिलीज करते थे। यहां से स्पिंडल फाइबर निकलता है और जाके यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, केमिकल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर। यहाँ पे से काइनेटोकोर पे जाके चिपक जाता है। समझ रहे हो? सिमिलरली यहां से भी निकलेगा, यहां से भी निकलेगा, और यहाँ पे इसका दूसरा काइनेटोकोर प्रेजेंट होगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये इसको यहाँ से खींचेगा, यहाँ से इसको यहाँ से खींचेगा, अल्टीमेटली क्रोमोसोम बीच से हट जाता है सेल डिवीजन के टाइम पे, ठीक है। सो दीज आर द सेंट्रोजोम। एंड इस सेंट्रोजोम के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेंट्रियोल। कहां पे प्रेजेंट होंगे ये सारे के सारे स्ट्रक्चर? ये भी आपको कहां देखने के लिए मिलेंगे? इस सेल के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहां बना दूं, यहां बना दूं ऐसा स्ट्रक्चर। दिस इज द सेंट्रोजोम। क्लियर है? आई होप आप लोगों को इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बारे में हम लोग को इतना ही पढ़ना है। आज अब मैं कुछ चीजें लिख कर लाया हूं, वो मैं आप लोग को बता देता हूं। उसको रीड करते फिर इस लेक्चर को खत्म करेंगे। आगे भी मुझे आप लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पढ़ाना था, बट कोई बात नहीं, ठीक है। ऑलरेडी लेक्चर बहुत लंबा हो गया, तो अभी हम लोग न्यूक्लियस को पढ़ते और खत्म करते, ठीक है। इसे आप एज अ नोट्स भी यूज कर सकते हो। क्या क्या है देखो, न्यूक्लियस इज अ डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। मैंने आपको पढ़ाया है, देखो जो चीजें मैंने पढ़ाई है वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। सो न्यूक्लियस इज अ डबल लेयर स्ट्रक्चर विच कंटेन माइन्यूट पोर, ठीक है, जो क्या करता है? माइन्यूट पोर कंटेन करता है। डबल लेयर स्ट्रक्चर है। कौन कौन से डबल लेयर? एक आपकी इनर मेम्ब्रेन और एक आपकी आउटर मेम्ब्रेन, सही है। इसके पास कुछ माइन्यूट पोर प्रेजेंट होते हैं। दिस माइन्यूट पोर आर नोन एज न्यूक्लियर पोर, ठीक है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं? इन सबका स्क्रीनशॉट जरूर से ले लेना, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार अपने फोन में फटाक से ले लो, और डायग्राम को घर पे अपनी बुक में अच्छे से प्रिपेयर करो, बनाओ, सीखो, ठीक है। इसका तो नहीं चाहिए, इसका चाहिए, इसका भी ले लो एक बार। ले लिया? चलो वेरी गुड। वीडियो पॉज करके ले लेना, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट जरूर से लेना और अपने बुक में लिख लेना। तो मैंने क्या बोला? न्यूक्लियस इज अ डबल लेयर स्ट्रक्चर विच कंटेन माइन्यूट पोर, जिन पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर, सही है। फिर क्या है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। मैंने आपको बताया था पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहां प्रेजेंट थी? दोनों लेयर के बीच में, आउटर और इनर। सो पेरी न्यूक्लियर स्पेस इज द कैविटी बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो कैविटी है, दिस कैविटी इज नोन एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्या है? इट कंटेन क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिन इन डिफरेंट स्टेज। मैंने आपको बताया कि जब एम फेस में होगा तो क्या देखने मिलेगा? क्रोमोसोम देखने मिलेगा। जब देखो यहाँ पे एन है, ठीक है, क्रोमैटिड मत लिखना, मैंने गलती से क्रोमैटिड लिख दिया। तो जब भी ये एस फेस में होगा, जीवन फेस में होगा या फिर नॉर्मल फेस में होगा आपका सेल, तो आपको क्या देखने मिलेगा? क्रोमैटिन देखने मिलेगा, सही बात है। सो इट कंटेन क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिन इन डिफरेंट फेस न्यूक्लियस के अंदर, सही है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, और क्या पॉइंट्स है मेरे पास? और मेरे पास पॉइंट्स हैं,
आरएनए इज सिंथेसाइज एट न्यूक्लियोलस। मैंने आपको बताया आरएनए सिंथेसाइज होता है, आरआरएनए सिंथेसाइज होता है। कौन सा? आरआरएनए। मैंने आपको बताया राइबोसोम प्रेजेंट होता है। सो आरआरएनए कहां सिंथेसाइज होता है? न्यूक्लियोलस में। याद रखो, याद करो, डायग्राम में मैंने बताया था, अब भी बताया था आप लोग को। दिस इज द न्यूक्लियोलस। देख रहा है, ये एक डेंस एरिया है, एक डेंसली एरिया है जहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? आपका न्यूक्लियोलस। सही है, सही है, न्यूक्लियोलस हो गया। सेंट्रोजोम इज कंडेंस्ड ड्यूरिंग सेल साइकिल। ठीक है, आपका जो सेंट्रोजोम है, जो मैंने आप लोगों को बताया ना, ऐसा एक सेंट्रोजोम स्ट्रक्चर था, इसके अंदर ऐसे दो चीजें प्रेजेंट थी, एक आपका ऐसा और एक आपका ऐसे 90 डिग्री में प्रेजेंट होता है दोनों। तो ये बड़ा वाला पूरा सेंट्रोजोम और अंदर वाले दीज आर द सेंट्रियोल। तो ये सब कब होंगे, ये सब कब बनेंगे बच्चों? ड्यूरिंग द सेल साइकिल। ठीक है, जब सेल साइकिल चलेगी उसी टाइम पे इनका फॉर्मेशन होता है। तो आई होप आप लोग को न्यूक्लियस अच्छे से समझ में आ गया। न्यूक्लियस के बारे में मुझे आपको बहुत सारी चीजें बतानी थी, वो मैंने आप लोग को बता दी। ठीक है, मैंने सोचा था आज लेक्चर में आप लोग को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बता दूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आपको सोचा था आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक क्या करता है उसके बारे में, गोल्जी अपरेटस के बारे में, से बहुत सारी चीजें मैंने सोचा था कि आज आपको बता दिया जाएंगे, बट कोई बात नहीं। ठीक है, लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, गोल्जी अपरेटस का काम क्या है वो समझेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, फिर लाइसोसोम्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें धीरे धीरे करके हम लोग इस लेसन को खत्म करेंगे। सही है। सो आई होप आप लोग को लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर बहुत बड़ा बन गया है, बट यहां तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, आई होप आप लोग को बहुत सारी चीजें आज नई नई सीखने मिली होंगी, मजा आया होगा लेक्चर में। सो अपने सारे दोस्तों तक इस लेक्चर को फैला दो, अपने सारे दोस्तों तक भेज दो, जो भी बोलते होंगे ना आप लोग को कि यार बायोलॉजी हार्ड सब्जेक्ट है, सिर्फ रट्टा मारना पड़ता है, तो उनको बताओ कि बायोलॉजी इतना सिंपल सब्जेक्ट है। और अगर आप एक बार इस चीज को समझ लो, कहानी को समझ लो, एक कहानी की तरह बायोलॉजी, तो अगर आप एक बार इस कहानी को समझ लो तो आपको कोई भी चीज रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है, तो अपने सारे दोस्तों तक फैला दो ये वीडियो, सबको बता दो अभिषेक सर ने इतना बेहतरीन पढ़ा दिया है। सही है, तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा लेक्चर में। ठीक है, लेक्चर में मजा आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, बिना लाइक किए कोई भी मत जाना। ठीक है, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। कोई भी डाउट होता है तो मैंने आपको बताया आप कमेंट भी कर सकते हो इस वीडियो के नीचे। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ भी सकते हो, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।